नमस्कार। हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की भूगोल की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम कुछ अध्ययन कर चुके हैं और आज उसी को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। तो कल हमने जो द्वितीयक क्रियाएं हैं क्या होती हैं, अयस्क क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं, विनिर्माण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे यंत्रीकरण क्या होता है, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आधुनिक निर्माण की जो विशेषताएं होती हैं उसको क्या, ये सब बातें। और अनियमित भौगोलिक वितरण मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से एक ज़्यादा भूभाग पर कृषि की क्रियाएं होती हैं लेकिन उसमें रोजगार कम मिलता है, फिर भी उसकी अपेक्षाकृत कम जो है भूभाग पर हम उद्योग या विनिर्माण का कार्य करते हैं, द्वितीय क्रियाएं करते हैं, फिर भी उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले पहले कारक का मैंने लिखा है कि बाजार तक अभिगम्यता। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी उद्योग अगर स्थापित किया जाता है तो उसके सबसे बड़ी बात होती है कि अगर उद्योग में जो उत्पाद निकल रहा है, ये जो उत्पाद पैदा हो रहा है या जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को अगर हम बाजार तक नहीं पहुंचा पाए, अगर अगर सही समय पर बाजार तक नहीं ले आ पाए, और बाजार में जाएगा तभी इसकी मार्केटिंग होगी और जो उसके उपभोक्ता होंगे तभी इस उपभोक्ता को ये मिल पाएगा। ये उत्पाद अगर ये बाजार में जाएगा तभी उपभोक्ता तक ये सही समय पर पहुंचेगा और उसका हमें उचित मूल्य पे मिल सकता है, तभी हमारा उद्योग आगे बढ़ सकता है। जैसे कि एक इसी में एक टॉपिक आता है आपको, जो ट्रक फार्मिंग होता है या ट्रक खेती जो होती है। आप देखेंगे ट्रक खेती पूरी तरह से बाजार की अभिगम्यता पर ही आधारित है, पूरी तरह से बाजार पर ही आधारित है। उसमें बाजार अगर बहुत दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि अगर ट्रक को जाने में एक रात से अधिक का समय लगता है, जैसे शाम को अगर आप सब्जी की खेत से सब्जी की तुड़ाई करवाते हैं और एक रात में अगर आप उसे बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो सारी सब्जियां बेकार हो जाएंगी और आपका जो उद्योग है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बाजार की अभिगम्यता जो है बहुत बड़ा रोल रखती है क्या, आपके उद्योग में। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या मैंने लिखा बनाया है। दूसरी पॉइंट है इसमें कि कच्चे माल की उपलब्धता। स्वाभाविक सी बात है, जब विनिर्माण का काम हो रहा हो, द्वितीय क्रियाएं चल रही हों, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं, जो प्राथमिक क्रिया से जो है, जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद होते हैं, इन्हीं उत्पाद का जो है मूल्य संवर्धन कर दिया जाता है और इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इनके क्या हो जाती है, इनके जो है मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और यही उत्पाद जो कभी 10 रुपये का बिकने के लिए महंगे पड़े थे, आज वही उत्पाद जब हम द्वितीय क्रिया में इसे परिष्कृत कर दिए तो यही उत्पाद आज 200 रुपये का भी बिक सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कच्चे माल, अगर आपको ये प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद हमें कच्चे माल के रूप में हो रहे हैं, अगर वो कच्चे माल हमें उपलब्ध रहेंगे तभी हम उद्योग ठीक ढंग से कर सकते हैं। अब वो कच्चे माल, चाहे आप इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो अयस्क के रूप में हमें मिल सकते हैं, चाहे आप कोई कृषि से अगर आप कच्चे माल के रूप में कृषि से कोई कच्चा माल ले रहे हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो डेयरी की कोई उत्पाद हो, डेयरी का कोई उत्पाद हो, जैसे दूध बनता है, जिससे ठीक डेयरी में जैसे दूध से अन्य चीज़ें, पनीर, खोया, मिठाइयाँ इत्यादि बनती हैं। तो अगर ये कच्चे माल हमें उपलब्ध रहेंगे तभी हम ठीक ढंग से जो है उद्योग कर सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट हो गई, पहली पॉइंट बाजार की अभिगम्यता या पहुंच हो गई, दूसरी पॉइंट हो गई कच्चे माल की उपलब्धता। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि काम जिसको करना, अगर वही नहीं मिल पाएगा तो फिर कहाँ से उद्योग चल पाएगा। तो हमें श्रम आपूर्ति भी ठीक ढंग से मिलनी चाहिए। ठीक ढंग से मिलने का मतलब है कि हमें सस्ते श्रमिक मिल जाएं अगर, तो पूरा उद्योग के लिए बल्ले बल्ले है भाई। अगर उद्योग में अगर महंगे श्रमिक मिल रहे हैं और वो भी श्रमिक कुशल श्रमिक नहीं हैं, अगर कुशल श्रमिक का मतलब एक तरह से प्रशिक्षित श्रमिक नहीं अगर हैं, अभी आप वो आगे देखेंगे नीले कॉलर जिसे कहा जाता है, जिसे नीले कॉलर कहा जाता है, आगे टॉपिक में है। तो अगर हमको
ऐसे टाइप के जो है श्रमिक अगर नहीं मिल पाते हैं तो हमारा उद्योग फिर ठीक ढंग से फलीभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रम आपूर्ति बहुत ही ज़रूरी है किसी उद्योग को चलाने के लिए। पूरी तरह से कार्य जितने भी कार्य होते हैं वो श्रमिकों के द्वारा और मशीनों के द्वारा करवाए जाते हैं। अगर श्रम आपूर्ति हमारी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है तो उद्योग को हम क्या जो है आगे नहीं ले जा सकते हैं। शक्ति के साधन तक अभिगम्यता। शक्ति के साधन से मतलब है कि अगर जिससे ये सारी मशीनें चलती हैं, संचालित होती हैं, जो विनिर्माण का जो काम होता है, द्वितीय क्रियाओं में जो फैक्ट्री में जितने काम होते हैं वो या तो श्रमिक करते हैं, और फिर श्रमिक जो होते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, तो उनके पास मशीनें जो होती हैं। अगर उन मशीनों को चलाने के लिए अगर हमारे पास शक्ति के साधन ही नहीं उपलब्ध होंगे तो फिर जो कार्य है वो ठीक ढंग से हो ही नहीं सकता है। तो हमको सबसे बहुत ज़रूरी है कि जो शक्ति के साधन है उसकी अभिगम्यता हो। पहले शक्ति के साधन के रूप में अगर देखा जाए तो कोयला होता हुआ करता था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन आज तो शक्ति के साधन के रूप में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम भी आ गया है, ठीक है, पेट्रोलियम आ गया है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि खनिज तेल और सारे खनिज तेल हैं जो निकाले जाते हैं, ये भी शक्ति के साधन है। तो कहने का मतलब है कि शक्ति के साधन के रूप में अगर हमें हमारे नज़दीक अगर है तो कोई भी उद्योग होगा वो आप ठीक ढंग से आप चला पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप शक्ति के साधनों तक आपकी अभिगम्यता हो, पहुँच हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि परिवहन एवं संचार सुविधाएं। देखिए परिवहन और संचार सुविधाएं तो सबसे बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके कच्चे माल का इंपोर्ट करना हो या आपके द्वारा बनाए गए माल का एक्सपोर्ट करना हो, है ना। चाहे उसे भेजना हो, चाहे कच्चे माल को लाना हो, इन सब में परिवहन आपकी जो है और संचार आपकी प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। अब अगर आपको उद्योग करना है तो संचार सुविधाएं अगर आपको नहीं रहेंगी तो आपका जितने प्रचार प्रसार होते हैं ये भी नहीं हो सकते हैं। परिवहन नहीं रहेगा तो आप कोई भी जो बनाए गए माल को ठीक ढंग से अगर आपका परिवहन ऐसी आप दूभर जगह है जहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप तैयार हो गया उसको भेजना अगर है मार्केट में तो आपके पास परिवहन ही नहीं है, आपके पास परिवहन ही नहीं है। जब परिवहन नहीं तो कहाँ से आप उद्योग कर पाएंगे। संचार सुविधाएं नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उद्योग को स्थापित करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कम से कम परिवहन का आवागमन हो, परिवहन हो ठीक ढंग से, संचार की सुविधाएं उपलब्ध हों, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब भी कोई उद्योग स्थापित किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है किसी देश या किसी स्टेट में, किसी राज्य या किसी देश में स्थापित होता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, वो बहुत इसमें बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आप कोई उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, आप एक निवेशक हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और किसी स्टेट में अगर आप कोई निवेश करने जा रहे हैं और उस निवेश में आपको तमाम अड़चने आ रही हैं गवर्नमेंट नीतियों के तहत, सरकारी नीतियों से आपको पूरी तरह से झेलना पड़ रहा है, आपको जगह जगह एनओसी नहीं मिल पा रही है, आप तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप स्वाभाविक सी बात है वो उस स्टेट से या उस राज्य से या उस देश से जो निवेशक होते हैं वो हट जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है उद्योग को ये सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। अगर नीतियाँ अपने उद्योग के अनुकूल रहेंगी तो हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा या उद्योग आसानी से स्थापित किया जा सकता है। अगर सरकारी नीतियाँ उसके प्रतिकूल रहेंगी तो यही उद्योग हम वहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगला है सम्मोहन, नहीं भाई सम्मोहन नहीं है, ये जो है समूहन, ठीक ना। देखिए समूहन अर्थव्यवस्था है, समूहन नहीं है। देखिए समूहन अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि जब एक दूसरे पर कोई अर्थव्यवस्था टिकी हो, ठीक ना, या उद्योग टिका हो। जैसे अगर हम कह लें कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कच्चे माल बेचते हैं और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं कि उन्हीं कच्चों माल को खरीदते हैं और अपना आगे का कार्य करते हैं। तो वही है कि जब एक उद्योग जो है दूसरे उद्योग से कच्चा माल या सहयोग लेता है तो दोनों एक दूसरे का विकास में सहायक होते हैं। दोनों एक दूसरे के, वो कच्चा माल दे रहा है, ये जो उसको खरीद रहे हैं और उससे जो है जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग दोनों के लिए जो है क्या होता है, वाहन निर्माण के लिए दोनों चीज़ें, चाहे इस्पात हो
इस्पात की आवश्यकता है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल उद्योग आराम से अगर इस्पात उद्योग से कॉम्बिनेशन बना के चलेगा तो दोनों लोग आगे तक जाएंगे। तो ये है कि जो है समूहन, जो है सम्मोहन नहीं है, समूहन है। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए समझते हैं स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि स्वच्छंद का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र उद्योग। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा उद्योग है जो किसी तरह से बहुत अधिक बंधनों से बंधा नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्यापक विविधता वाले स्थान पर यह स्थित होता है। ठीक है, क्यों स्थित होता है, आगे ही कारण स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि ये विशेष रूप से किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, ये किसी विशेष रूप से कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होता है। ठीक है, इसमें जो है इस संगठक मतलब जो जोड़ने के लिए, उसको एक करने के लिए, कोई उत्पाद उत्पन्न करने के लिए केवल इनको पुर्जों की आवश्यकता होती है, पार्ट्स की आवश्यकता होती है, न कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे क्या है कि उत्पादन कम मात्रा में श्रमिकों में होता है और श्रमिकों की आवश्यकता भी क्या होती है, कम होती है। जब कम मात्रा में उत्पाद होगा तो श्रमिकों की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी। आगे है कि प्रदूषण नहीं करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई विनिर्माण कार्य तो हो नहीं रहा है ना। जैसे अगर इस्पात उद्योग में अगर आप देखते हैं तो इस्पात में क्या होता है, जो इस्पात उद्योग होता है उसमें जब हम अयस्क लेते हैं कोई, तो अयस्क में कुछ चूना, कुछ मात्रा कार्बन की डाल करके जब उसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो पिघल करके जो है लौह धातु थोड़ी बाहर आती है। ठीक है, और उसमें मैग्नीज मिला करके, मैग्नीज में जोड़ करके मैग्नीज उसमें जोड़ करके बना देते हैं हम लोग क्या, इस्पात। तो कहने का मतलब है इन सब में क्या होगा, इन सब में स्वाभाविक सी बात है कि प्रदूषण होगा, लेकिन ऐसे उद्योग में प्रदूषण की होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे इस उद्योग के कुछ उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से स्वच्छंद उद्योग में कहाँ से प्रदूषण होगा भाई। और जैसे देखिए फैशन डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर इन कंपनियां हैं, क्राफ्ट है, क्राफ्ट वर्क है, पॉलिशिंग है, छोटे पैकेजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वस्त्र सिल जैसे है ज्वेलरी डिजाइन कोई बन कर रहा है बैठ करके, ठीक है, वस्त्र की सिलाई कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कर रहा है, का धंधा किया हुआ है। तो इन सब में क्या होता है कि प्रदूषण भी नहीं होता है, श्रमिक भी कम लगते हैं, संगठक उद्योग है ये, कल केवल कल पुर्जों पर और पार्ट्स पर आधारित होता है, कच्चे माल हैं या नहीं है इस पर कोई बात निर्भर नहीं रही, व्यापक विविधता वाले स्थान पर यह खोला जाता है, केवल मूलभूत सुविधाएं इनको मिल जाएं, जैसे बिजली मिल जाए, परिवहन मिल जाए, थोड़ा थोड़ा बहुत श्रम मिल जाए। ठीक है, तो ये आराम से जो है कुशल श्रमिकों द्वारा आराम से ये चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वच्छंद उद्योग। अब आइए हम पढ़ते हैं कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। देखिए वैसे तो वर्गीकरण इसका अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार से, जैसे कि हमने यहाँ सबसे शुरू किया है आकार के आधार पर उद्योग, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आकार के आधार पर उद्योग मिलेंगे, कच्चे माल के आधार पर मिलेंगे, उत्पाद के आधार पर मिलेंगे, स्वामित्व के आधार पर मिलेंगे। हम सब क्रम वाइज से पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि आकार के आधार पर उद्योग जो है किस तरह से होता है। देखिए आकार के आधार का मतलब हो गया कि वो बड़ा है या छोटा है, इसी आधार पर हम जो है विभाजन कर लेते हैं या वर्गीकरण कर लेते हैं कि उद्योग कैसा है। तो उसमें जिस हिसाब से आप जो पूंजी निवेशित किए हैं, ये निवेशित पूंजी है। ठीक है, निवेशित पूंजी जो आप किए हैं, पूंजी का जो निवेश हुआ है, कार्यरत जो श्रमिक है उसकी संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या मध्यम है, ये तय करता है कि जो है जो विनिर्माण उद्योग है कैसा है। उत्पादन की मात्रा, जो प्रोडक्ट वहाँ से जो निकल रहा है उस कंपनी से या उस उद्योग से, वो ज़्यादा है या बहुत कम है, इस पर भी आधारित होता है। इन सब चीज़ों पर निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक की संख्या, उत्पादन की मात्रा,
इसी आधार पर हम उसे 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांट सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग जो है आकार के आधार पर कितने भाग में होता है, तो 3 भाग में होता है। सबसे पहले है घरेलू अथवा कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे उद्योग और तीसरा है बड़े उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, शुरू करते हैं घरेलू या कुटीर उद्योग। देखिए, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग क्या होता है कि यहाँ पर जो शिल्पकार होते हैं वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्थानीय कच्चे माल का, यानी लोकल जो है, जो कच्चे माल होते हैं उनका उपयोग करते हैं और साधारण औजार द्वारा, कोई बहुत विशिष्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत जटिल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? साधारण औजार द्वारा परिवार के सदस्य ही मिलकर, मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई श्रमिक आ रहा है, कुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक है, कुछ नहीं, सीधा सीधा हथियार लेकर के, साधारण औजार लेकर के परिवार के सदस्य ही मिलकर के दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं, जो हम रोज अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो कुटीर उद्योग में। परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी पॉइंट इसमें है कि इस उद्योग को में जो है पूंजी एवं परिवहन अत्यधिक प्रभावित नहीं करता इस उद्योग को। स्वाभाविक सी बात है, जब स्थानीय स्तर पर यह काम हो रहा है तो वहाँ परिवहन क्या ही प्रभावित कर लेगा, वहाँ पूंजी क्या ही प्रभावित कर लेगी, जब पूरे घर के ही लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पूंजी तो तब लगती जब लेबर कास्ट ज़्यादा आता। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, जब मशीनरी ज़्यादा रहती है ना, तो जब यहाँ मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, साधारण औजार का प्रयोग हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर पूंजी और परिवहन इसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप पूंजी नहीं लगाएंगे, जब आपके पास परिवहन नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारिक महत्व उसका कम होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम ये बात बैठ जाएगी कि कुटीर उद्योग इन परिभाषाओं के अनुसार कैसा है। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हथकरघा वस्त्र, जो हाथ से बनाए गए वस्त्र हैं, कालीन, आप देखते हैं गांव में बेचने के लिए लोग आते हैं कालीन, वो खराब कपड़ों से एक तरह से उनसे अलग अलग सूत को निकाल करके घर पे ही बनाया गया होता है, जो है ये कागज़ तो नहीं है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, लकड़ी के खिलौने, बांस की टोकरियाँ, आप देखते हैं छोटे छोटे खिलौने आपको मिल जाते हैं, चाहे वो लकड़ी के हों, चाहे वो मिट्टी के खिलौने हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो। जो है साड़ियाँ जो हैं हाथकरघा, अचार, पापड़, मसाले, जूते, चप्पल, बैग, है ना, नकली आभूषण, ऊनी कपड़े, कढ़ाई वाले कपड़े, हर्बल साबुन, देखते हैं साबुन लोग बनाते हैं घरों पर, नीम के पत्तियों को पीस करके उसमें जो है अलग तरह से ग्लिसरीन वगैरह डाल के बना देते हैं। ये क्या है? कुटीर उद्योग ही तो है। अगरबत्ती, 100 पीस वाला सजावटी आइटम। तो जब आप इस पूरी उदाहरणों को जब आप देखे होंगे तो आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी कि जो ये दोनों परिभाषाएं बताई गई हैं, वो परिभाषाएं कितनी सही इसमें ठहर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये परिभाषाएं दोनों पर खूब अच्छे ढंग से लागू हो रही हैं। तो मोटा मोटा हम ये जान गए कि यह स्थानीय होता है, परिवार के लोग ही मिलकर करते हैं, दैनिक जीवन की वस्तुएं बनाते हैं, साधारण औजार से बनाते हैं, इसमें पूंजी और परिवहन इस उद्योग को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनका कोई व्यापारिक महत्व भी नहीं होता है, ये दैनिक जीवन में बनाते हैं। और उदाहरण आप देख ही लिए। अब हम आगे चलते हैं। कुटीर उद्योग जब समाप्त होता है तो छोटे पैमाने के उद्योग, थोड़ा सा कुटीर उद्योग से आप कह लें कि थोड़ा सा इसका परिष्कृत रूप है। ठीक है, कुटीर उद्योग जैसे घर में ही कर लिया जाता था, ये घर से नहीं बल्कि जो है घर के बाहर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घर के बाहर किया जाता है, घर के अंदर नहीं होता है। उसमें जो है, अब देखिए क्या है, इस उद्योग में उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल दोनों, है ना, जो निर्माण स्थल मतलब दोनों, निर्माण स्थल का मतलब वहाँ घर में था या घर में नहीं है। उत्पादन की जो तकनीकी थी एकदम से साधारण थी, साधारण उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, ये मतलब वहाँ पर एकदम से घर में ही रह करके एकदम साधारण औजार से हम काम कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा परिष्कृत रूप है उसका। अगली पॉइंट क्या है? कलर हम इसका रेड ले लेते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके
अर्धकुशल श्रमिक। अर्धकुशल का मतलब होता है कि पूरी तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये नीले कॉलर नहीं है, नीले कॉलर अभी आएगा, ठीक है, मतलब प्रशिक्षित नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काम उतना कर सकते हैं। शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शक्ति के साधन, जैसे आप शक्ति के साधन के रूप में आप बिजली से चलने वाले कुछ वस्तु ले सकते हैं, डीजल पेट्रोलियम से चलने वाले कुछ उपकरणों को ले सकते हैं, मतलब यही उन अर्धकुशल श्रमिक उनको चलाते हैं। जैसे अभी आप देखिए गुड़ निर्माण यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, उद्योग। अब जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पर जो है बहुत कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि वहाँ पर जो चलाने वाला जो क्रेशर होता है, गुड़ बनाने वाला, गन्ने को पेरने वाला, और उसके बाद सरसों तेल निष्कर्षण इकाई, लकड़ी फर्नीचर। लकड़ी में आप देखते हैं कि बहुत ट्रेंड श्रमिक की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ क्या होता है, केवल लकड़ी की जो आरा मशीनें चलती हैं और उसमें लकड़ियाँ डाल करके उसका निर्माण, हम लकड़ी जो है डाल करके विभिन्न प्रकार के जो है आकृति का निर्माण कर लेते हैं। यही चीज़ ये लिखा है कि भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देश अपनी जनसंख्या को रोजगार देने के लिए श्रम सघन छोटे पैमाने पर उद्योग प्रारंभ किए हैं। तो ये हो गया आपको छोटे पैमाने पर उद्योग। अब है बड़े पैमाने पर उद्योग। बड़े पैमाने पर उद्योग का मतलब ही हो गया कि जब ऐसा उद्योग जो होगा वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा और इसमें इसका जो मार्केटिंग होगी एक तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है। देखिए क्या लिखा है इसमें कि इस उद्योग के लिए विशाल बाजार, स्वाभाविक सी बात है, जब उद्योग ही बड़ा है तो बाजार विशाल अगर नहीं होगा तो मार्केटिंग कैसे होगी। तो इस उद्योग के लिए विशाल बाजार एवं विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। भाई कच्चे माल अगर रहेंगे तभी ये उद्योग चलेगा। तथा शक्ति के साधन, शक्ति के साधन के रूप में चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कोयला हो, जो भी हो, और कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक मतलब वही प्रशिक्षित श्रमिक। विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्या हो भैया, एकदम से इम्प्रूवमेंट हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो जो सबसे उत्तम किस्म की हो। और क्या कर रहा है, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन जो सभी चीज़ें आप दोनों उद्योग में देखते आए हैं, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग में जो कमियां आप देखते आए हैं, वो सारी कमियां ये बड़े पैमाने का उद्योग ने पूरा कर दिया कि कच्चे माल चाहिए, विशाल बाजार चाहिए, शक्ति के साधन अच्छे होने चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, यानी उन्नतशील किस्म की तकनीकी होनी चाहिए, अधिक उत्पादन होगा, इससे अधिक पूंजी लगेगी, पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। तो इस तरह से देखा आपने कि ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में और बातें बैठ जाएंगी। जैसे अगर आप देखें सीमेंट उद्योग, ठीक, अगर आप देखें ऑटोमोबाइल निर्माण का जो काम होता है, जहाज निर्माण का जो उद्योग होता है, अब ये सब क्या है, बड़े बड़े हैं। रासायनिक उर्वरक जो बनाए जाते हैं, तेल रिफाइनरी के जो उद्योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बनाए जाते हैं, भारी मशीनरी का जो निर्माण किया जाता है, कपड़ा की जो मिलें होती हैं, एल्युमिनियम उत्पाद से जो भी चीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण है, कह रहा है कि इसमें भारी मात्रा में, इस उद्योग में कह रहा है कि इसमें भारी मात्रा में कच्चे माल, विशाल मशीनों, उच्च तकनीकी, भारी पूंजी निवेश और बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा इसका उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होता है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे कैसे जो है विशेषताओं के अंतर्गत रहते हुए बड़े उद्योग, पैमाने के जो है उद्योग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।